नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सिक्किम में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की योजना, कमेटी गठित की गई। यूपी के डीजीपी का आदेश, शिकायत का इंतजार किए बिना नफरत भरे बयानों पर तत्काल करे सख्त कार्रवाई। ग्वालियर में करोड़ों की लागत से बन रहा भू विज्ञान संग्रहालय, यूपी के रास्ते की मिलेगी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस सीडी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, वैभव और अंकुश जैन की जमानत पर मांगा जवाब। आइए नजर डालते हैं खबरों विस्तार से। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की व्यवहार्यता यानी वर्तमान में उसकी उपयोगिता की जांच के लिए एक समिति गठित की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पैनल की अध्यक्षता कार्मिक विभाग के सचिव रीजनिंग जवांग भूटिया करेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने समिति बनाने का निर्णय लिया और एक बयान में कहा गया है कि तमांग ने पैनल को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा के बाद सीएम ने मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच करने और समाधान खोजने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ने शिकायत का इंतजार किए बिना राज्य में नफरत से भरे बयानों के मामले में पुलिस को खुद सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों से ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहने के बाद यह आदेश दिया गया था। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में यूपी के पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा जारी किए गए आदेशों में की एक कॉपी है, जिसमें किसी भी घृणा अपराध या अभद्र भाषा के उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया। डीजीपी का आदेश कहता है कि अभद्र भाषा या घृणा अपराध के मामले में शिकायत हासिल होने पर या कोई शिकायत न होने की हालात में पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को भी उल्लेख किया है कि इन आदेशों का पालन करने के किसी भी लापरवाही को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जा सकता है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बाड़ा में स्थित विक्टोरिया मार्केट में तैयार किए जा रहे भू विज्ञान संग्रहालय को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इससे लोगों को जमीन से जुड़े तथ्यों की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही भूगर्भ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रहस्य के विभिन्न विषय में भी जानकारी प्राप्त होगी। नगर निगम एवं खान मंत्रालय के द्वारा ग्वालियर के विक्टोरिया मार्केट में पहला भू विज्ञान संग्रहालय तैयार किया जा रहा है। इसकी लागत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस संग्रहालय के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े कई सारे रहस्यों के विषय में जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही इंसान के विकास के विभिन्न चरणों को भी इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा, जिससे लोग अपने विकास यात्रा को पूरी तरह से समझ पाएंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन के साथ मामले में यह सही आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी से आरोपियों की जमानत अर्जी पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन ने जमानत याचिका दाखिल की थी। वहीं गौरतलब है कि निचली अदालत में ने सत्येंद्र जैन के साथ साथ वैभव और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वैभव और अंकुश जैन ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही जमानत याचिका भी दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले की जांच को लेकर सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में लोग जेल में हैं, वह जमानत की मांग कर रहे हैं, वह बाहर आने के अपने बेसिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमें उनके अधिकारों को भी देखना होगा। पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सबार करीम ने सुझाव दिया है कि टीम प्रबंधन को शिखर धवन के साथ तभी आगे बढ़ना चाहिए जब उन्हें लगे कि 275 से 300 का स्कोर काफी है। करीम ने कहा है कि धवन जैसे खिलाड़ी नहीं है जो 130 से 140 के स्ट्राइक रेट से बड़े रन बना सकते हैं। युवा ईशान किशन द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार दोहरा शतक जड़ने के बाद वनडे टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज का स्थान खतरे में पड़ गया है। शिखर धवन ने पिछली 11 वनडे पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया है, जो उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में ईशान किशन और शुभमन गिल जैसे युवा सितारों ने इस साल अपने लगातार प्रदर्शन से कई लोगों को प्रभावित किया है। करीम को लगता है कि टीम में धवन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर भारत को 325 से 350 का स्कोर बनाना है तो उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन का यह तय करना होगा कि वे किस स्कोर को लक्षित करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक ही सलामी बल्लेबाज का चयन करें। करीम ये भी कहा है कि टीम प्रबंधन पर निर्भर करेगा कि वे किस तरह के क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अगर टीम प्रबंधन अभी भी मानता है कि 275 से 300 उनका लक्ष्य है, तो आपको शिखर धवन की जरूरत है क्योंकि वह अभी भी उस तरह के खिलाड़ी हैं। ताइवान और जापान ने चीन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने और जापान सरकार के एक प्रतिनिधि के बीच एक बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि चीन को रोकने के लिए दोनों देश अपने सैन्य संबंधों को मजबूत करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष हागिउडा कोइची ताइवान जापान संबंधों पर बातचीत करने के लिए बीते रविवार 10 दिसंबर को ताइपे में दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ साथ राजनीति और सांस्कृतिक विषय पर बातचीत हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति त्साई से मुलाकात के दौरान हागिउडा ने कहा कि जापान ताइवान का पक्का मित्र और सहयोगी है। उन्होंने यह भी कहा कि ताइवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदारी और जापान का एक मूल्यवान मित्र है, जिसके साथ जापान उदार लोकतंत्र, बुनियादी मानवाधिकारों और कानून के शासन के साथ साथ करीबी आर्थिक संबंधों और व्यक्तिगत आदान-प्रदान जैसे मौलिक मूल्यों को भी साझा करता है। हागिउडा ने कहा कि इस संदर्भ में एक दूसरे के साथ हमारी मदद और सहयोग समय के साथ निर्मित हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान बीते रात मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शाहरुख खान ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। लोग उनको पहचान न पाए इसके लिए शाहरुख खान ने काला चश्मा लगाया और मास्क लगाकर मंदिर में पहुंचे, मगर शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारे को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए
चुपके से पहुंचे शाहरुख खान को पहचान लिया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हुए इसके एक वीडियो में एक सुरक्षा गार्ड फोटोग्राफरों के से कोई तस्वीर न लेने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहा है, जहां शाहरुख खान एक कार से साफ तौर से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, वहां गार्ड फोटोग्राफ को फोटो लेने से रोकता है। वीडियो क्लिप में बॉलीवुड अभिनेता का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वीडियो में वे काले रंग की हुड वाली जैकेट पहने हुए हैं। वीडियो फुटेज में शाहरुख खान को सुरक्षा गार्डों से घिरे हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ते देखा जा सकता है। आसनसोल मंडल रेल अंतर्गत आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत ट्रेन संख्या 130-21 में तलाशी अभियान चलाकर अवैध शराब को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरपी वेस्ट पोस्ट की एस सब इंस्पेक्टर सुब्रदे, हवलदार बीएन सिंह, सिपाही एस के दास, एस पासवान, पी ते रीना कुमारी ने संयुक्त रूप से ट्रेन संख्या 130-21 अप में आसनसोल से जसीडीह जाने के क्रम में ऑपरेशन सतर्क के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसके क्रम में आरपीएफ बल सदस्यों को एक लावारिस बैग बरामद हुआ। बैग के बारे में पूछताछ करने पर किसी रेल यात्री ने उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दी। तब उसके बाद जब दौरान जांच के दौरान बैग से 12 बोतल इम्बॉस सहित 96 पाउच शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार मूल्य 14,820 रुपए बताई गई है। आरपीएफ बल सदस्यों ने बरामद शराब को आगे की कानूनी प्रक्रिया हेतु आरपीएफ पोस्ट जसीडीह को सौंप दिया है। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्राइवेट फंड, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और किसान विकास पत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस साल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में भारी वृद्धि करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा सकती है। रेपो रेट में आरबीआई साल 2022 में 5 बार में 225 आधार अंक यानी 2.25% की बढ़ोतरी कर चुका है, जो बीते हफ्ते की केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। सरकार को छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में साल 2022 के अंत में संशोधन करना है। सरकार जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज दरों की निर्धारित करेगी और छोटी बचत योजनाओं का मकसद आम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। छोटी बचत योजनाओं की 3 श्रेणियां बचत योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना और हर महीने वाली कमाई की योजना है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया बीजेपी के लिए जरूरी हैं और मजबूर हो गए हैं। उनकी अहमियत पार्टी को समझ आ गई है। मलैया के जन्मदिन के बहाने प्रदेश बीजेपी के दिग्गज दमोह पहुंचे हैं और उनका अमित महोत्सव बनाया। पार्टी भले ही कहती हो 75 के पार को नो टिकट, लेकिन सीएम शिवराज ने भरी सभा में कहा मलैया की अभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले किए कि मलैया से माफी भी मांगी है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का दामोह में 75वां जन्मदिन उत्सव दिवस के रूप में जोर शोर से मनाया गया। उनका जन्मदिन मनाने प्रदेश बीजेपी के लगभग सभी दिग्गज नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और ताई सुमित्रा महाजन सहित तमाम नेता मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है और जयंत मलैया केवल 75 वर्ष के ही हुए हैं, अभी उनके रिटायरमेंट की उम्र नहीं हुई है। जयंत मलैया की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे माफी मांग ली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर
और डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए निगम अधिकारियों को करोलबाग की भगवती मार्केट में बनी तह बाजारी दुकानों को डी सील करने का आदेश दे दिया है। साथ ही ये सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तह बाजारी की दुकानों को पंचकुइया रोड बनाया जाए और उसके बाद उन 45 दुकानों को 30 दिन के अंदर वहां शिफ्ट कर दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के उपरोक्त आदेश के बाद 10 दिसंबर को भगवती मार्केट की 45 दुकानें डी सील कर दी गई। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहानी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया गया है, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। दरअसल भगवती मार्केट को सील करने के बाद उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अजमल खान पार्क के साथ फुटपाथ पर तह बाजारी दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहानी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में डाली याचिका में कहा गया कि फुटपाथ में निर्माण करना हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता एंड जस्टिस मीना कृष्णा बंसल की डिवीजन बेंच ने नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 सीटों में से 156 सीट जीत इतिहास रच दिया। इस प्रचंड जीत के साथ भाजपा लगातार 7वीं बार राज्य में सरकार बना रही है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने इसका शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ, जहां पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में मौजूद हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने शपथ लिया है। उन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित 12 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जहां जयराम सरकार के 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं, वहीं कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं को भी मुंह की खानी पड़ी है। मंडी के द्रंग से 8 बार के विधायक रहे कौल सिंह ठाकुर को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। कौल सिंह की हारने पर द्रंग की जनता को हालांकि पछतावा जरूर महसूस हो रहा है, क्योंकि उनकी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट इसी और इशारा कर रही है। कौल सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है और लिखा है कि संसार में पाने से पहले और खोने के बाद हर चीज की कीमत लगने लगती है। जय सिया राम। कहीं ना कहीं ये पोस्ट इशारा करती है कि दंग की जनता ने कांग्रेस सरकार में भाजपा विधायक को जिताकर गलती की है, क्योंकि कौल सिंह जहां सीएम पद के रेस में थे, वहीं यदि वह सीएम न बन पाते तो कम से कम उन्हें कैबिनेट मंत्री जरूर बनाया जाता, क्योंकि वह कांग्रेस के सीनियर नेता थे। कौल सिंह की पोस्ट पर लोगों का दर्द भी छलका और एक यूजर ने कहा कि कौन कहता है कि सर आप हारे हैं, आप तो हार कर भी जीते हैं। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किया कि भविष्य याद करेगा कि हीरा खोया है, आप आदर्श थे और आदर्श ही रहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता सोमवार यानी आज भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत शरीर कुमार दत्ता के पुत्र हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अमिताव राव के बहनोई। उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम 1 में शपथ ली है। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ
शीर्ष अदालत के में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई है, जबकि सीजेआई सहित 34 की स्वीकृति शक्ति है। जस्टिस दत्ता को रविवार को हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पदोन्नत किया गया था और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को शीर्ष कोर्ट में पदोन्नत करने की घोषणा की। जस्टिस दत्ता का जन्म 9 फरवरी 1965 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 8 फरवरी 2030 को समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के सेवन की आयु 65 वर्ष की है और उनके नाम की सिफारिश पिछले साल सितंबर में तत्कालीन न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की थी। पंजाब के तरन तारण झील में सरहाली कल्ला पुलिस स्टेशन पर हुए रॉकेट प्रोपेलड ग्रेनेड हमले में मामले में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे रिंदा लांडा नेक्सस का हाथ था। हमले को गैंगस्टर सतबीर सिंह सत्ता के इशारे पर अंजाम दिया गया था। पंजाब पुलिस ने इस मामले में गोइंदवाल जेल में बंद एक आरोपी से पूछताछ की, जिसमें सतबीर सिंह सत्ता से संपर्क में होने वाली की बात कबूल की है। कैदी ने पुष्टि की है कि आरपीजी हमले से पहले और बाद में उसे सतबीर सत्ता का फोन आया था और आरोपी ने पंजाब पुलिस को बताया कि तरन तारण हमले के बाद सत्ता स्पष्ट रूप से खुश दिख रहा था। उसने इस बात की पुष्टि की इस हमले को अंजाम देने के लिए हरविंदर सिंह सरिंदा से भी संपर्क किया गया था। खुफिया सूत्रों ने बताया कि सतबीर सत्ता संभवतः स्पेन में है। वही पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक तरन तारण धमाका संभवतः रिंदा ने ही करवाया था और स्थानीय तौर पर लखबीर सिंह लाडा और सतबीर सत्ता ने अंजाम तक पहुंचाया। ये तीनों तरन तारण जिले के निकटवर्ती गांवों के रहने वाले। जम्मू और कश्मीर में आने वाले समय में जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर में अमन और चैन स्थापित करने और आतंकियों के दहशतगर्दों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैदी है। कश्मीर के लोगों में बसने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। इस तरह की खबरों के बीच आतंकी संगठनों की ओर से लोगों को डराने और धमकाने जैसे वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। ताजा वीडियो कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी संगठन के सामने आया है, जिसमें आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी है जो लोग कश्मीर में डोमिसाइल हासिल करेंगे। वीडियो में एक आतंकी अपना नाम मुफ्ती अल्ताफ हुसैन कासमी बता रहा है। वो वीडियो में कह रहा है कि भारत कश्मीर के हिंदू लोगों को बसाना चाहता है। वीडियो में उसने उन लोगों को भी जान से मारने की धमकी दी है जो लोग कश्मीर में जमीन खरीदेंगे और कश्मीरी लोगों को धमकी दी है कि अगर कोई कश्मीरी बाहर के आदमी को जमीन बेचेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। अब तक देख रहे थे आप बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।